रात के 2 बज रहे हैं, नींद बिल्कुल नहीं आ रही है। दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, अगले महीने की ईएमआई, बच्चों की फीस, क्रेडिट कार्ड का लंबा चौड़ा बिल और घर के वो खर्चे जो कभी खत्म ही नहीं होते। हाँ, और महीने का आखिरी हफ्ता आते आते ना बैंक अकाउंट लगभग खाली हो जाता है। बिल्कुल। हर दिन सुबह अलार्म बजता है, इंसान उठता है, भाग दौड़ करता है, मतलब कोलू के बैल की तरह काम करता है, और फिर भी सालों की कड़ी मेहनत के बाद भी फाइनेंशियली वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है। सही बात है। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है। ये हमारी और दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी की हर रोज की असलियत है। एक ऐसा खौफनाक चक्र जिसमें लोग फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी आयरनी देखिए, ज्यादातर लोग इस चक्र को ना अपनी किस्मत मान लेते हैं। इसको अक्सर रैट रेस या चूहों की दौड़ कहा जाता है। ये एक हैमस्टर व्हील जैसा है। हैमस्टर व्हील। हाँ, जहाँ इंसान दौड़ तो पूरी ताकत से रहा है, अपना खून पसीना एक कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली वो पहुंच कहीं नहीं रहा है। लोगों को अक्सर लगता है कि अगर उनकी सैलरी थोड़ी सी और बढ़ जाए या उनको एक प्रमोशन मिल जाए तो उनकी सारी पैसों की दिक्कत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जबकि रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे ही इनकम बढ़ती है, खर्चे भी ठीक उसी रफ्तार से बढ़ जाते हैं। तो आज की इस चर्चा का, हमारी इस मास्टर क्लास का मेन मकसद ही इस रैट रेस के जाल से सुनने वालों को बाहर निकालना है। एग्जैक्टली। हम उन रियल और एक्शनेबल लेसन्स को डिकोड करेंगे जो रिच डैड पुअर डैड की फिलॉसफी में छुपे हैं। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई जादू नहीं है, ये कुछ बहुत ही कड़वे और बेसिक सच पर टिकी है। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा डीप जाएं तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो लोगों को एक बेहतरीन एम्प्लॉय बनना तो सिखाता है, लेकिन पैसे एक्चुअली काम कैसे करते हैं ये कोई नहीं सिखाता। हाँ, स्कूल्स में ये तो सिखा देते हैं कि पैसों के लिए काम कैसे करना है, राइट। पर पैसों से अपने लिए काम कैसे करवाना है ये कभी डिस्कस नहीं होता। तो आज हम इसी गैप को एड्रेस करने वाले हैं। तो चलिए सीधे उस पहले एक्शनेबल लेसन पर आते हैं जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। हमारे नोट्स में एक बात बहुत क्लियरली लिखी है कि ज्यादातर लोग 2 इमोशंस के गुलाम होते हैं, डर और लालच। हाँ, फियर एंड ग्रीड। और बस इन्हीं 2 इमोशंस की वजह से लोग सारी जिंदगी पैसों के लिए काम करते रह जाते हैं। इसको थोड़ा साइकोलॉजिकली समझते हैं। देखो, हर इंसान के अंदर एक बेसिक डर होता है। बिल न चुका पाने का डर, सोसाइटी में पीछे छूट जाने का डर, और यही डर इंसान को रोज सुबह उठकर एक ऐसी नौकरी पर जाने के लिए मजबूर करता है जो शायद उसे पसंद भी ना हो। सर्वाइवल का डर। एग्जैक्टली। और फिर क्या होता है, महीने के एंड में जब सैलरी हाथ में आती है तो दूसरा इमोशन एक्टिवेट हो जाता है, लालच, या कह लीजिए हमारी एंडलेस इच्छाएं। जैसे कि अब नया फोन लॉन्च हुआ है तो वो ले लिया जाए, या फिर कार अपग्रेड कर लें, या वीकेंड पर किसी एक्सपेंसिव रिजॉर्ट में घूमने चले जाएं। सही पकड़ा। पैसा आते ही दिमाग उन चीजों के बारे में सोचने लगता है जो इंस्टेंट खुशी दे सकें। तो ये डर और लालच का एक लूप बन जाता है। पैसा खत्म हुआ तो डर वापस आ गया, फिर इंसान काम पर भागता है। जो लोग सच में वेल्थ क्रिएट करते हैं वो इस लूप को ही तोड़ देते हैं। वो पैसों के लिए काम करना बंद कर देते हैं। बिल्कुल। यही पर ना मुझे उस 9 साल के बच्चे की कहानी याद आ रही है जो हमारे सोर्स मटेरियल में इतनी डिटेल में दी गई है। उसको अमीर बनने का तरीका सीखना था, तो उसे एक सुपरमार्केट में काम पर रख लिया गया, और वो भी सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटे की मामूली रकम पर। 10 सेंट आज के हिसाब से कुछ भी नहीं है। हाँ, तो जाहिर सी बात है कुछ ही हफ्तों में वो बच्चा बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गया। उसको लगा कि उसका खुलेआम शोषण हो रहा है, और वो गुस्से में आकर काम छोड़ने ही वाला था। और सच कहूं तो वो फ्रस्ट्रेशन ही सबसे बड़ा लेसन था। जब उस बच्चे ने कंप्लेन की तो उसे बहुत शांति से समझाया गया कि दुनिया के ज्यादातर एम्प्लॉइज अपनी पूरी लाइफ इसी तरह कंप्लेन करते हुए निकाल देते हैं। राइट। कम सैलरी, बॉस को कोसना। हाँ, और हमेशा एक नई नौकरी ढूंढते रहना इस उम्मीद में कि ज्यादा पैसे से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब उस बच्चे से वो 10 सेंट भी छीन लिए जाते हैं। ये पार्ट तो सबसे क्रेजी है। उसे कहा जाता है कि अब उसको बिना पैसों के, यानी एब्सोल्युटली फ्री में काम करना होगा। ये सुनने में कितना इम्प्रैक्टिकल लगता है। अगर किसी अडल्ट से कहा जाए कि काम के बदले उसको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, तो उसका दिमाग तो वहीं काम करना बंद कर देगा ना। कोई इंसान ये रिस्क क्यों लेगा? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन उस बच्चे के केस में इसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ। जब उसके दिमाग से वो पे चेक या सैलरी का वेट खत्म हुआ ना, तो उसका पूरा नजरिया ही बदल गया। कैसे? क्योंकि जब तक दिमाग को सैलरी की आदत होती है वो बस एक कन्फाइंड स्पेस में सोचता है।
जैसे ही सैलरी पिक्चर से हटी, उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने दिमाग को मजबूर किया कि वो आसपास के अपॉर्चुनिटीज को देखे। अच्छा। तो उस बच्चे ने नोटिस किया कि स्टोर में कुछ पुरानी कॉमिक बुक्स रद्दी में फेंकी जा रही थी। उसने उन बुक्स को कलेक्ट किया, अपने एक दोस्त के बेसमेंट में एक लाइब्रेरी सेटअप की और आसपास के बच्चों से $2 चार्ज करके उन्हें 2 घंटे तक कॉमिक्स पढ़ने दी। क्या बात है। और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि उसने एक दूसरी बच्ची को वहां एज अ लाइब्रेरियन रख लिया। मतलब वो खुद वहां मौजूद नहीं था, लेकिन वो लाइब्रेरी उसके लिए लगातार पैसे बना रही थी। यही तो पैसिव इनकम का सबसे प्योर फॉर्म है। उसने एक्चुअली एक सिस्टम बना दिया जहां उसका दिमाग और उसका आइडिया उसके लिए काम कर रहे थे। उसको प्रैक्टिकली अपना टाइम बेचकर पैसे नहीं कमाने पड़ रहे थे। लेकिन एक मिनट, यहीं पर एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल सवाल आता है। आई मीन, चलो एक 9 साल के बच्चे के लिए तो ये सब ठीक है, लेकिन जिस इंसान के सर पर होम लोन है, ईएमआई है, क्रेडिट कार्ड का बिल है, वो ऐसे फ्री में काम करने का रिस्क थोड़ी ले सकता है। सही सवाल है। कहना बहुत आसान है कि पैसों के लिए काम मत करो, पर रियल लाइफ में ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान ये मान लेता है कि नौकरी ही उसकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का एक लौता सॉल्यूशन है। असल में एक रेगुलर नौकरी ना एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन होती है। मतलब ये कि हर महीने के खर्चे एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, लेकिन 1 महीने की सैलरी बस उस महीने की राहत है। अच्छा, तो सैलरी एक तरह से एक पेन किलर जैसी है, जो थोड़ी देर के लिए दर्द तो दबा देती है, पर बीमारी को ठीक नहीं करती। एग्जैक्ट एनालॉजी। इसको ऐसे समझिए जैसे एक गधे के सामने एक डंडे पर गाजर बांधी गई हो। अब वो गधा उस गाजर को खाने के लालच में बस आगे बढ़ता रहता है। उसको लगता है कि वो अपनी मर्जी से चल रहा है, पर असल में तो उसका मालिक उस गाजर के थ्रू उसको कंट्रोल कर रहा है और अपनी गाड़ी खिंचवा रहा है। बिल्कुल। और इंसानों के केस में वो गाजर है पैसा। लोग उस पैसे के पीछे अंधाधुंध भागते हैं, ये सोचे बिना कि उनकी मेहनत से असल में किसकी गाड़ी आगे बढ़ रही है। ये गाजर और गधे वाला एग्जाम्पल तो सच में आंख खुलने वाला है, क्योंकि ये सोचने पर मजबूर करता है कि रोज सुबह उठकर हम एक्चुअली किसका बिजनेस बढ़ा कर रहे हैं। सही कहा। तो अगर सैलरी वो गाजर है, तो फिर हमें अपना टाइम और एनर्जी कहाँ लगानी चाहिए? और यहीं से ना हमारे दूसरे एक्शनेबल लेसन की शुरुआत होती है, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का असली फर्क समझना। ये तो वेल्थ बिल्डिंग का रूल नंबर 1 है। सिर्फ और सिर्फ एसेट्स खरीदने पर फोकस होना चाहिए। पर हैरानी की बात पता है क्या है? क्या? बहुत से हाईली एजुकेटेड लोग जैसे टॉप डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या सीनियर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, वो भी अक्सर इस बेसिक डिफरेंस को नहीं समझ पाते और लाइफ भर फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि शायद एकेडमिक लेवल पर और रियल वर्ल्ड फाइनेंस में इन टर्म्स का मतलब ये अलग होता है। तो अगर हम इसको बिल्कुल बेसिक टर्म्स में डिकोड करें, तो इसका मैकेनिज्म है क्या? बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, यानी कैश फ्लो इन, और लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है, यानी कैश फ्लो आउट। बस, और कोई डेफिनेशन नहीं है। ओके, तो अगर इसको डे टू डे लाइफ से रिलेट करें, तो लायबिलिटीज एक ऐसी बाल्टी की तरह है जिसके बॉटम में एक बड़ा सा छेद है। इंसान कितनी भी मेहनत करके उसमें पानी यानी अपनी इनकम डाले, वो बाल्टी कभी फुल नहीं होगी, क्योंकि पानी लगातार उस छेद से बह रहा है। राइट। और एसेट बनाने का मतलब है अपना खुद का एक पानी का कुआं खोदना। शुरुआत में कुआं खोदने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है, लेकिन एक बार जब वो बनकर तैयार हो जाता है तो पूरी जिंदगी बिना मेहनत के पानी मिलता रहता है। वाह! यही रीजन है कि मिडिल क्लास और अमीर लोगों के बीच का गैप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मिडिल क्लास लोगों की जब सैलरी बढ़ती है, तो वो क्या करते हैं? वो अनजाने में अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। नया बड़ा घर, ब्रांड न्यू गाड़ी। एग्जैक्टली। और उन्हें लगता है कि वो एसेट्स बना रहे हैं, जबकि रियलिटी में वो अपनी बाल्टी के उस छेद को और बड़ा कर रहे होते हैं। वेट, एक मिनट, यहां पर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट। अगर कोई इंसान एक बड़ा सा घर खरीदता है, तो सोसाइटी, उसके रिलेटिव्स और यहां तक कि उसके फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी तो उसे उसका सबसे बड़ा एसेट बताते हैं। बैंक वालों के बैलेंस शीट पर भी तो घर एक एसेट होता है, तो इसे अचानक लायबिलिटी कैसे कह सकते हैं? ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इल्यूजन है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। देखो, जब कोई घर खरीदा जाता है, स्पेशली होम लोन पर, तो क्या वो घर हर महीने आपकी जेब में पैसे डाल रहा है? नहीं, पैसे तो कट रहे हैं। बिल्कुल। हर महीने उसकी ईएमआई जारी है, प्रॉपर्टी टैक्स जा रहा है, मेंटेनेंस का खर्चा अलग से।
यानी लगातार कैश फ्लो बाहर की तरफ हो रहा है। इसलिए स्ट्रिक्टली कैश फ्लो के हिसाब से वो घर आपके लिए एक लायबिलिटी है। तो वो एसेट किसके लिए है? वो बैंक के लिए एक एसेट है, क्योंकि बैंक को उस लोन पर हर महीने इंटरेस्ट मिल रहा है। पैसा आपकी जेब से निकलकर बैंक की जेब में जा रहा है। ये पॉइंट बहुत डीप है। इसका मतलब ये तो नहीं कि अपना घर खरीदना ही गलत है? नहीं नहीं, घर खरीदना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन उस घर को अपना सबसे बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या एसेट मान लेना गलत है। असली एसेट वो है जिसके लिए आपको लगातार एक्टिव काम ना करना पड़े। जैसे कोई रेंटल प्रॉपर्टी जहां से आने वाला रेंट उसकी ईएमआई से ज्यादा हो। हाँ, या फिर एक ऐसी कंपनी या बिजनेस जिसे लोग आपके लिए चला रहे हैं, या ऐसे स्टॉक्स जो अच्छा डिविडेंड पे करते हैं। समझ गया। मतलब अगर मेरी लग्जरी कार मेरे गैराज में खड़ी है और मैं उसकी किस्त भर रहा हूं तो वो कंफर्म लायबिलिटी है। लेकिन अगर मैंने उसी कार को किसी प्रीमियम रेंटल सर्विस में लगा दिया और वो ईएमआई निकालने के बाद भी मुझे प्रॉफिट दे रही है, तो वही सेम कार अब आपका एसेट बन गई। कैश फ्लो अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, बस डायरेक्शन ही सब कुछ डिसाइड करती है। ब्रिलियंट। पर देखो, यहाँ एक ग्राउंड रियलिटी भी है। ज्यादातर लोग वो 9 to 5 वाली जॉब करते हैं। दिन भर उनके पास ऑफिस की पॉलिटिक्स, डेडलाइंस और काम का इतना स्ट्रेस होता है कि घर आकर वो कंप्लीटली ड्रेन हो जाते हैं। हाँ, एनर्जी बचती नहीं। तो ऐसे हाल में कोई आम इंसान अपना एसेट कॉलम बनाए तो बनाए कैसे? और यहीं पर ना हमारा तीसरा और सबसे पावरफुल लेसन आता है, माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अपने खुद के काम से काम रखो। ये कॉन्सेप्ट लोगों को काफी कंफ्यूज करता है, क्योंकि लोग अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस को एक ही मान लेते हैं। अब अगर आप किसी बैंक मैनेजर से पूछेंगे कि उसका बिजनेस क्या है, तो वो कहेगा मैं बैंकिंग में हूँ। जबकि असल में बैंकिंग उसका प्रोफेशन है, वो उस बैंक का ओनर थोड़ी ना है। सही कहा। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बस दूसरों का बिजनेस बड़ा करते हैं। सुबह उठकर वो कंपनी के मालिक के लिए प्रॉफिट बनाते हैं, फिर उनकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के फॉर्म में सरकार ले जाती है। और फिर जो थोड़ा बहुत बचता है उससे वो बैंक के लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स चुकाते हैं। यानी एंड में बैंक के लिए काम करते हैं। अपना खुद का बिजनेस तो वो कभी शुरू ही नहीं कर पाते। हमारे सोर्स नोट्स में मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक की एक बहुत ही शानदार कहानी है जो इस पॉइंट को क्लियर करती है। एक बार उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में बच्चों से पूछा, बताओ मेरा बिजनेस क्या है? तो बच्चों ने यही सोचा होगा कि हैमबर्गर बेचना इनका बिजनेस है। बिल्कुल। बच्चों को लगा वो मजाक कर रहे हैं, तो सबने कहा, रे, पूरी दुनिया जानती है कि आपका बिजनेस हैमबर्गर बेचना है। तब रे ने जो जवाब दिया उसने सबका नजरिया हिला दिया। उन्होंने कहा, मेरा बिजनेस हैमबर्गर बेचना नहीं है, मेरा बिजनेस एक्चुअली रियल एस्टेट है। इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। हैमबर्गर बेचना अगर मैकडॉनल्ड्स का प्राइमरी प्रोडक्ट है तो रियल एस्टेट उनका बिजनेस कैसे हो गया? रे क्रॉक का बिजनेस मॉडल सच में जीनियस था। उनको समझ आ गया था कि जो फ्रैंचाइजी उनका ब्रांड ले रहा है वही प्रैक्टिकली बर्गर बेचने का काम करेगा। लेकिन रे का फोकस था उस दुकान के नीचे की जमीन खरीदने पर। अच्छा। हाँ, वो प्राइम लोकेशंस की जमीन खरीदते थे और फ्रैंचाइजी ओनर को वही जमीन लीज पर दे देते थे। अब उस दुकान पर बर्गर ज्यादा बिके या कम, जमीन की वैल्यू तो बढ़ी रही है और वहां से लगातार रेंट भी आ रहा है। क्या विजन था। उनका प्रोफेशन भले ही फास्ट फूड चेन चलाना था, लेकिन उनका असली एसेट कॉलम वो जमीनें थीं। एग्जैक्टली। और ऐसी ही एक और रियल लाइफ स्टोरी है किम की, जिसे अपनी एक नई मर्सिडीज कार खरीदनी थी। हाँ, अब कोई नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान होता तो क्या करता? वो सीधा बैंक जाता, अपनी सैलरी दिखाता, एक बड़ा सा कार लोन पास करवाता और शो ऑफ के लिए कार घर ले आता। लेकिन किम ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि वो कार एक लायबिलिटी है जो उनकी जेब से लगातार पैसे निकालेगी। उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक यूज की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने हार्ड अर्न सैलरी को डायरेक्ट उस कार की ईएमआई में डालने के बजाय उसे रियल एस्टेट एसेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। और उन्होंने पूरे पेशेंस के साथ तब तक वेट किया जब तक उन प्रॉपर्टी से आने वाला रेंटल इनकम या कैश फ्लो इतना नहीं हो गया कि वो उस कार की पूरी किश्त इजीली दे सकें। राइट। इसका मतलब ये था कि कार का पेमेंट उनकी सैलरी या एक्टिव इनकम से जा ही नहीं रहा था। उनके रियल एस्टेट एसेट्स उस लग्जरी को स्पॉन्सर कर रहे थे। तो बेसिकली अमीर लोग लग्जरी चीजें सबसे आखिर में खरीदते हैं, और वो भी अपने पसीने की कमाई से नहीं बल्कि अपने एसेट्स की कमाई से। और मिडिल क्लास इंसान सीधे अपनी जॉब की इनकम से लग्जरी खरीदकर कर्ज में डूब जाता है। माइंड योर ओन बिजनेस
का मतलब ये नहीं है कि आप कल ही जाकर अपनी जॉब से रिजाइन कर दें। हाँ, प्रैक्टिकल बनना जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी नौकरी भले ही करते रहें, लेकिन अपनी इनकम का एक फिक्स्ड हिस्सा कंसिस्टेंटली अपने एसेट कॉलम को स्ट्रांग बनाने में लगाएं। इसे एक फलों का बाग लगाने जैसा समझें। बिल्कुल। पहले कुछ साल आपको पौधे को पानी देना होता है, खाद डालनी होती है, कोई फल नहीं दिखता। पर जब एक बार पेड़ बड़ा हो जाता है तो वो सालों तक बिना रोज की मेहनत के आपको पैसिव इनकम के फल देता रहता है। हाँ, लेकिन इन सब में कैच है। ये सब प्रैक्टिकली करना मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग है। मुझे बताओ, ऑफिस की थकान के बाद घर आना और फिर एसेट्स के बारे में सोचना, रियल स्टेट या मार्केट एनालाइज करना, अक्सर लोगों का दिमाग ना हार मान लेता है। और तब इंसान एक इजी एस्केप रूट ले लेता है। हाँ, सबसे आसान रास्ता। वो बस कह देता है, भाई मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकता, या आई कांट अफोर्ड इट। और अजीब बात यह है कि ऐसा बोलते ही दिमाग को एक अजीब सी शांति मिल जाती है। क्योंकि अब उसे आगे मेहनत नहीं करनी ना। इसी को लेजी माइंड या आलसी दिमाग कहा जाता है। देखो, जब कोई इंसान ये सेंटेंस बोलता है कि मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, तो उसी सेकंड उसका दिमाग स्विच ऑफ हो जाता है। एक कमांड मिल गई दिमाग को कि बात यहीं खत्म, अब कुछ नहीं सोचना। ये तो एक मेंटल शटडाउन जैसा हुआ। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? अगर सच में किसी इंसान के पास उस वक्त उतने पैसे नहीं है, तो वो खुद से क्या कहे? उसे झूठ थोड़ी बोलना है खुद से, उसे बस अपने अप्रोच को बदलना है। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, एक फुल स्टॉप है। इसकी जगह उसको अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए, मैं इसे कैसे हासिल कर सकता हूँ, या हाउ कैन आई अफोर्ड इट। अच्छा, जैसे ही आप ये हाउ लगाते हैं ना, दिमाग इमीडिएटली सॉल्यूशंस ढूंढने के काम पर लग जाता है। ये दिमाग के लिए एक प्रॉपर वर्कआउट है। इससे नए आइडियाज और पॉसिबिलिटीज अपने आप जनरेट होने लगती हैं। ये छोटी सी शिफ्टिंग इतनी ज्यादा पावरफुल है। मैं ये नहीं कर सकता बोलकर हम अपनी ही प्रोग्रेस पर ब्रेक लगा देते हैं, जबकि मैं इसे कैसे कर सकता हूं हमें क्रिएटिव होने पर मजबूर करता है। जैसे बॉडी को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं, वैसे ही फाइनेंशियली फिट रहने के लिए दिमाग को इन सवालों से कसरत करवाना जरूरी है। बिल्कुल। जब भी कोई ये मान लेता है कि वो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता, वो एक्चुअली अपनी अंदर की पावर को गिव अप कर रहा होता है। और इस पूरी मास्टर क्लास में अगर हम थोड़ा डीप जाएं, तो मुझे लगता है इस सब के पीछे एक बहुत ही फंडामेंटल रीजन है, हारने का डर, फेलियर का डर। यही वो एक डर है जो लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर आकर नए एसेट्स बनाने से रोके रखता है। हाँ, फेलियर का डर लोगों को पैरालाइज कर देता है। पता है, दुनिया की 90% पॉपुलेशन सिर्फ इसीलिए इकोनॉमिक स्ट्रगल में जीती है क्योंकि वो लोग लाइफ का गेम जीतना चाहते ही नहीं है। तो क्या चाहते हैं? वो गेम इसलिए खेलते हैं ताकि वो हारे नहीं। प्लेइंग नॉट टू लूज इंस्टेड ऑफ प्लेइंग टू विन। हमारे सोर्स टेक्स्ट में एक हिस्टोरिकल बैटल का जिक्र है, द आलामो। टेक्सास के लोग उस लड़ाई में बहुत बुरी तरह से हारे थे, लेकिन उन्होंने उस हार को अपनी वीकनेस नहीं बनने दिया। उन्होंने उस हार को एक टर्निंग पॉइंट, एक इंस्पिरेशन बना लिया था। एग्जैक्टली। जो लोग सच में विनर्स होते हैं, वो हारने से टूटकर नहीं बैठते। वो उस फेलियर से सीखते हैं और पहले से दोगुने जोश के साथ गेम में वापस आते हैं। असफलता सक्सेसफुल होने के रास्ते का कोई ब्रेक नहीं है, वो उस रास्ते का ही हिस्सा है। इसे एक बच्चे से कंपेयर कर सकते हैं जो साइकिल चलाना सीख रहा है। अब वो कितनी बार गिरता है? बहुत बार। पर अगर वो इस डर से साइकिल को हाथ लगाना ही छोड़ दे कि वो गिर जाएगा, तो क्या वो कभी साइकिल चला पाएगा? कभी नहीं। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना, फेल होना और उससे सीखना, ये फाइनेंशियल ग्रोथ के बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सही बात। तो अगर इस पूरी चर्चा को हम समेटें, तो उस रैट रेस से बाहर आने के लिए डर और लालच के इस गेम को सबसे पहले पहचानना होगा। अपनी बाल्टी के छेद को बंद करके अपने लिए एक कुआं खोदना शुरू करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने दिमाग को आलसी होने से रोकना होगा। और इसीलिए हमारे सभी सुनने वालों के लिए आज हम एक चैलेंज दे रहे हैं, एक 30 दिन का बी पॉजिटिव चैलेंज। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज है। सुनने वालों को डेफिनेटली इसे ट्राई करना चाहिए। करना क्या है? अगले 30 दिनों के लिए अपने डिक्शनरी से और अपनी रोजमर्रा की सोच से इस एक सेंटेंस को पूरी तरह डिलीट कर देना है। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, या आई कांट अफोर्ड इट। जब भी किसी नई चीज को पाने की इच्छा हो, कोई नया एसेट खरीदने का थॉट आए, या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी हो जो मुश्किल लग रही हो, तो लंबी सांस लीजिए और खुद से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछिए, मैं इसे कैसे हासिल कर सकता हूं? ये सिर्फ बोलने का तरीका बदलना नहीं है, ये एक रैडिकल माइंडसेट शिफ्ट है जो बंद रास्ते खोल देता है। और अगर हमारी आज की इस डीप डाइव, इस पूरी कॉन्वर्सेशन ने आपके अंदर कोई चिंगारी जगाई है, कोई आहा मोमेंट दिया है, तो ये पॉजिटिव एनर्जी यहां रुकनी नहीं चाहिए।
ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज और नॉलेज पैक्ड मास्टर क्लासेस के लिए बी पॉजिटिव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करना चाहिए। एक क्लिक जो किसी की भी फाइनेंशियल ट्रैजेक्टरी हमेशा के लिए बदल सकता है, क्योंकि राइट माइंडसेट बिना राइट नॉलेज के किसी काम का नहीं है। एकदम सही कहा। तो इस सेशन को वाइंड अप करते हुए हम आपको एक आखिरी थॉट के साथ छोड़कर जा रहे हैं, जिस पर जरूर सोचिएगा। अगर रैट रेस सच में एक इल्यूजन है जिसमें आधी से ज्यादा दुनिया अंधी होकर दौड़ रही है, तो वो पहला कौन सा एसेट है जिस पर आज अभी से काम करना शुरू किया जा सकता है? ये एक ऐसा डीप सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने अंदर खुद ढूंढना होगा।